बच्चों अगर मैं लाइव हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरी आवाज़ वगैरह साफ साफ आ रही है फटाफट। आई थिंक आई एम लाइव। थिंक से क्या होगा, एक सेकेंड। लाइव है। चलो भाई। प्राची हेलो बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा सबको इन्फॉर्म कर दिया है, टाइमिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। आई होप प्लान जो दिया था, जो आपने वीडियो कल रात को देखी होगी जिसमें हमने पूरे 4.5 दिनों का प्लान बनाया है, आज के प्लान में है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। थ्योरी वाले भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल वाले तो बनते ही बनते हैं। तो हमने क्या किया, वन शॉट बनाया। वन शॉट ऐसा रहेगा कि पूरा का पूरा कवर कर डालेगा, सब कुछ कवर कर डालेगा एक ही बार में। यानी कि आज हम अपने आउट ऑफ द 50% फिजिक्स का टाटा बाय बाय कर देंगे। तो प्लान यही है कि अगले 2 दिनों में पूरा 100% फिजिक्स खत्म करने का और फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, हम वेट करते हैं थोड़ा देर और, देन विल स्टार्ट। आप लोग शेयर कर डालो फटाफट ये हमारा लिंक वगैरह। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और मेरी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है तो एक बार कंफर्म जरूर कर दो कि सर आवाज़ ठीक आ रही है और भाई साहब हम शुरू कब कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है बिफोर वी गो अहेड, आप क्या चाहते हो, इसमें क्या ज़्यादा लेना चाहिए, क्या मुझे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा उठाने चाहिए यहाँ से, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इस चैप्टर से MCQ मस्त बनेंगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अच्छे बनेंगे। तो हमने क्या किया, उसकी 2 रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी कर ली हैं आज, जो भी इसके साथ आपको मिलेंगे। MCQ मतलब इसके टॉप 20 MCQ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे ये देखना है हमें। अगर हम उसे देख करके समझ गए और हमने इसे सॉल्व कर लिया 1-2 बार तो हम प्रिपेयर हैं अपने बोर्ड्स को फोड़ने के लिए। ठीक है बच्चे? हाँ, तो आ गए हैं बच्चे, वेरी गुड। न्यूमेरिकल भी होंगे बेटा, एकदम होंगे, जरूर होंगे। आज न्यूमेरिकल का प्लान है तन में बेटा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देख, इट इज अ वन शॉट। वन शॉट मीन्स 1 घंटे के अंदर रखूंगा इसको, मैं 1 घंटे से ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, ज्यादा बोलने का काम नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल इसमें मैंने हर टॉपिक के बीच में डाल रखे हैं। न्यूमेरिकल का लेवल हमने बहुत ऊपर नहीं रखा है, बिकॉज उतना ऊपर आएगा ही नहीं भाई साहब। CBSE के एग्जाम में हलवा आएगा, हलवे से हल्का सा ऊपर हमने न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड रखा है, जो कि हमें कोशिश करनी है कि हम उसे कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आज अंग्रेजी पढ़ी है तो बता देना कितना पढ़ लिया अंग्रेजी में, 10%, 20%। आज अगर मैं आपसे बोलूं आज कम से कम कितना कर लेना चाहिए था, तो 20% तो कर लेना चाहिए था। अगर आपने सच में 20% कर लिया तो भाई साहब कमेंट कीजिए, हाँ सर 20% इंग्लिश खत्म हो गई। अगर उससे ज्यादा हो गई है तो भाई साहब जबरदस्त है, वेरी गुड। देन यू कैन मॉडिफाई द प्लान। जो प्लान मैंने आपको दिया बच्चे वो एक बेस प्लान है, उसमें अगर आपको लगता है आप फिलर्स डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप और घंटे लगा सकते हो तो क्या करो, उसको और मॉडिफाई करो, उसको पेन पेपर लेकर के लिख लो और फिर मॉडिफाई करो। देखो बेटा, हो सकता है मैथ्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स आराम से हो जाएगा। जो मेरे बच्चे जानते हैं टेलीग्राम पर भी और यहां पर भी अवेलेबल रहेंगे, जब हम मैथ्स की वन शॉट्स करेंगे, कुछ चैप्टर की, सारे चैप्टर की वन शॉट करने का कोई मतलब नहीं बनता मैथ्स की, लेकिन हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपको करने हैं जब हम मैथ्स की बात करेंगे। रही बात इस चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका एक असाइनमेंट भी मैं अटैच कर रहा हूं आज के वीडियो के साथ। समय मिले तो आज कर लेना, वरना उसे प्रिंट निकाल के रख लेना। जब साइंस के, जब आपका एग्जाम हो जाए ना अंग्रेजी का, जिस दिन लौट के आओ उस दिन शाम को आपका लाइट का 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी का 15 क्वेश्चन और सबके 15-15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं ये विद न्यूमेरिकल्स। उनको चाहो तो करते चलो और नहीं भी करते हो तो कम से कम कलेक्ट करते चलो कि जिस दिन इंग्लिश के एग्जाम से लौटो उस दिन कम से कम 2 चैप्टर निपटा दो। ये प्लान हम रखेंगे। हम वेट कर रहे हैं और लोग का ज्वाइन करने का फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। आलिया, पेपर कैसा हुआ अंग्रेजी का भाई साहब आपका? अंग्रेजी का तो हुआ ही नहीं, सॉरी, हिंदी का पेपर कैसा हुआ? हिंदी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा आई होप।
रही बात करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बेटा, तो आज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूं आपने लाइट पूरा कर लिया होगा, जो कल हम लाइव हुए थे। अगर नहीं किया है उसे करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज माई रिक्वेस्ट कि भाई साहब प्लान के साथ करें, मजा आएगा। नंदिनी वेलकम बेटा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे रेडी हैं, पेन पेपर लेके बैठे हैं कि जब देखो पेन पेपर लेके बैठो, लेकिन डोंट राइट एनी थ्योरी पार्ट हम आपको नोट्स दे देंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, नहीं तो इसका एक 7-8 पन्नों का नोट्स मैंने बना रखा है जो कि मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्या कहते हैं, आपके टेलीग्राम पे। बात ये समझो कि यहां पर पेन पेपर लेने को क्यों बोल रहा हूं कि आप कम से कम पॉइंट्स लिखो कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक की पूरी कहानी मुझे आती है कि मैं जैसे मैं बताऊंगा चार्ज क्या होता है, मैं बताऊंगा करंट क्या होता है, मेजरिंग यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे फटाफट। तो जैसे ही हमारे 1 मिनट बाद हम शुरू कर देंगे अपना कहानी। अगर कोई क्वेरी है बिफोर आई स्टार्ट, यू कैन ऑलवेज पुट इन द क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं हर बीच में लाइक पढ़ाते समय बीच में मैं हर 5 मिनट में क्वेरीज लूंगा, तो ट्राई नॉट टू होल्ड अप योर क्वेरी, आप लिख दीजिएगा, मैं ले जरूर लूंगा हर क्वेरी। इसमें आएंगी क्वेरीज आपके पास, अच्छी क्वेरीज आएंगी। इसका असाइनमेंट जरूर सॉल्व कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, वरना फालतू में क्या होगा ना, इस पर कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाएंगे। इसको करा, 15 क्वेश्चन किए, मस्त हो गए, चैप्टर हमारा खत्म है, बोर्ड लेवल खत्म है। चलिए गुड इवनिंग बेटा, आइए शुरू करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मजेदार चैप्टर। इट इज अ चैप्टर जिसकी रिक्वायरमेंट आपको न्यूमेरिकल पार्ट में है फिजिक्स में। कल हमने लाइट किया था और अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैं काफी न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे 15 न्यूमेरिकल अलग से भी बनाए हैं मैंने, तो जब आपको समय मिलेगा तो उससे भी जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है भाई, बिफोर योर साइंस एग्जामिनेशन, काफी पहले। तो शुरू करते हैं कहानी। स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इजी चैप्टर है कि आप चाहें तो 2.5 मिनट में पूरा चैप्टर बोल सकते हैं। कुछ बच्चों ने बोलना सीखा भी है हमारे पास कि भाई हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करें और 2.5 मिनट में पूरा बोल दें, फॉर्मूले से लेकर के, थ्योरी से लेकर के, टॉपिक से लेकर के, सब कुछ। मैं जिन बातों को आपको बोलूंगा, थ्रस्ट दूंगा कि इंपॉर्टेंट है, उसे लिख लेना, कोशिश करना कि उसका बुलेट पॉइंट लिख लेना। इफ यू वांट दिस स्लाइड प्लीज कमेंट, मैं आपको स्लाइड भी अरेंज करा दूंगा। बात शुरू होती है इस चैप्टर की, एकदम शुरुआत से अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो शुरुआत में चैप्टर बोलता है चार्ज के बारे में चर्चा। किसके बारे में चर्चा? चार्ज के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर ही है बेटा जो कि चार्ज की कहानी है, और चार्ज की वो कहानी जहां चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से या इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ऐसे याद करो, मैंने आप लोग को सिखाया भी है। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको याद रखिएगा, 3 टाइप के सिनेरियो पॉसिबल है। चार्ज रेस्ट पे हो तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, मजेदार है, आपने पढ़ा भी है। जहां पे स्टैटिक चार्ज लग जाता है आपको ठंडियों में, अधिकतर ठंडियों में क्या होता है, आप घर में आए, घूम फिर के आए, भाई साहब जैसे ही आपने लोहे का कुछ छूने की कोशिश करी तो आपको एक चार्ज, एक झटका सा लगता है, दैट इज चार्ज एट रेस्ट। When charge moves and moves with constant speed या velocity मेरे बच्चे, तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो आपके पास आपके एग्जाम में, जिसका लाइव कल या परसों मेंशन होगा, मुझे नहीं याद है किस दिन करा है मैंने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जब करंट पैदा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो कहानी ओरिजिनेशन इज ऑल अबाउट दिस फेलो चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज चार्ज? बेटा चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें मरो मत, परेशान मत हो कि इंट्रिंसिक क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मास के साथ पैदा होती है। बिकॉज मास होगा, मैटर होगा तो मास होगा, मास होगा तो एटम होगा, एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो जब तक दोनों बराबर हैं तो नेट चार्ज नहीं होगा, पर चार्ज होगा। तो चार्ज की कहानी अगर बात की जाए तो चार्ज को डिफाइन ऐसे किया गया है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्या करता है बेटा? एक्सपीरियंस करता है फोर्स। कहां पर? इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कमेंट तुम्हें शायद याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या चार्ज को हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस होती है या किसी एक कंडीशन पे होती है?
अगर मेरे बच्चे तुझे कंडीशन याद है कि बताओ एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर है तो उस पर फोर्स कब लगेगी, उसकी एक कहानी समझाई है मैंने, अगर आपको याद है तो बताइएगा कमेंट में कि कब लगती है वो। आगे बढ़ते हैं, इस चार्ज के बारे में बात जब हम कर लेते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट याद रखिए, एसआई यूनिट होती है कूलम। इसकी छोटी यूनिट्स भी हमें कई बार जरूरत पड़ सकती है। कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, एक्सट्रीमली लार्ज यूनिट। व्हाई एम आई सेइंग इट इज वेरी लार्ज यूनिट, समझो बेटा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज एकदम पिद्दी है। आपको याद भी होगा वैल्यू कितनी है बेटा, वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बहुत 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 छोटी वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। सिमिलरली प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम वैल्यू है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन ये भी कूलम है और बेटा ये पॉजिटिव होता है। इन एन एटम अगर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, इसलिए नेट चार्ज 0 है। मोर ओवर हमें क्या याद रखना है, हमें कुछ बातें आज से याद करते चलना है कि भाई साहब हमारी कहानी का जो हीरो है, इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही चार्ज आना या जाना चालू होगा, ये हमें याद रखना है। तो प्रोटॉन अंकल क्या करेंगे, प्रोटॉन अंकल कुछ नहीं करेंगे। प्रोटॉन अंकल एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं बस शांति से, उनका कोई कंट्रीब्यूशन क्लास 10th के लेवल पे नहीं है। तो किसका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का, हम याद रखेंगे। फिर हम याद रखेंगे कि भाई एसआई यूनिट कूलम्स है, वेरी गुड, लेकिन कूलम के अलावा इसकी छोटी यूनिट पता होनी चाहिए। एक होती है बेटा मिली कूलम, एक होती है माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम जैसे कि आपको याद रखना है, इट इज 10 की पावर -3 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम इट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम। बेटा ये वैल्यू याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमें ये याद रखना है, ये हमें याद है। कोई क्वेश्चन यहां पर किसी के पास है, नहीं है। चलिए भाई दो बातें और समझिए। अगर मुझे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज रखना है तो आप पूछोगे भाई क्या चार्ज चाहिए, हमने कहा सर चार्ज चाहिए नेगेटिव। चार्ज अगर चाहिए नेगेटिव तो मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन कहीं से लाऊंगा और उठा के इनके ऊपर डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन आया 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 आया। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आता है तो क्योंकि पहले तो बॉडी न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो नाउ इलेक्ट्रॉन विल गिव ए नेगेटिव चार्ज टू द बॉडी, याद रखिएगा। अगर मेरे को नहीं नेगेटिव नहीं करना है तो हमने फिर क्या करना चाहते हो भाई साहब, हमने एक बॉडी ली और बोला भाई तुझे पॉजिटिव चार्ज करना है। तो हम जो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे इसे पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं इसे प्रोटॉन नहीं दे सकता, मेरी औकात के बाहर है कि मैं इसे प्रोटॉन दे दूं, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो क्या दोगे, तुम कुछ दोगे नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ले लोगे। जब आप इलेक्ट्रॉन लोगे, हर इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद इस पर E+ चार्ज आ जाएगा, मतलब इट विल नाउ बी अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इससे इलेक्ट्रॉन गए, इस पर इलेक्ट्रॉन आए। हलवा क्वेश्चन है, मेरे बच्चे जानते भी होंगे आंसर। इनमें से अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल थी, आइडेंटिकल, मान लो 1 kg की थी पहले बिफोर चार्जिंग, दोनों 1 kg की थी। मान लो बॉडी A है और बॉडी B है, तो किस बॉडी का अगर दोनों को सेम चार्ज दिया गया है, ये +10 कूलम है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, वो -10 कूलम है, ये -10 कूलम है और ये +10 कूलम है, विच इज द हेवियर बॉडी, A और B? कमेंट में आंसर, विच इज द हेवियर बॉडी? क्या लगता है? नमस्ते बेटा, नमस्ते सबको नमस्ते। कौन सी बॉडी हैवियर है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आने के फुल चांसेस है भाई साहब, और बच्चे आंसर जानते होंगे। इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ने बोला हमारे पास केवल चार्ज नहीं है, हमारे पास मास भी है, बहुत कम मास, इतना कम मास कि क्या ही बोले, इतना कम मास कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो औकात से क्या ही बात की जाए, लेकिन कर लो बात। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, -31 है, ठीक है। लेकिन बेटा 10 कूलम चार्ज देने के लिए ना जो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे उनकी संख्या 10 की पावर 20 से तक पहुंच जाएगी।
तब आप फील करो कि ये मास बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं लाएगा, बट डिफरेंस लाएगा. दिस विल हैव अ हायर मास, दिस विल हैव अ लोअर मास. सम ऑफ माय किड्स हैव गिवन द राइट आंसर. आर्यन ने सही आंसर दिया शायद. किसने दिया आंसर? चलो वेरी गुड, देखते हैं. बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आ गया है चार्ज के बारे में. हम आगे बढ़ जाएंगे. चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन अंकल पे कोई चार्ज नहीं. ये हमें याद रखना है. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, यानी माइनस और माइनस दो बॉडीज होंगी तो बेटा वो रिपेल करेंगी. और बेटा अगर माइनस और प्लस होंगी तो वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी. ये बात हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल. हलवा है, इस पे समय वेस्ट नहीं करते. देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ वैल्यूज याद रखो, वो ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना इंपॉर्टेंट वो, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, इसलिए उसके बारे में यहां चर्चा नहीं की जा रही है. तो इस चर्चा को यहां पर रोक के रखते हैं, इसको यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फिर आया बेटा, किसी बॉडी को चार्ज देने का मतलब क्या है? चार्जिंग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कराई जा सकती है, जैसा हमने बात किया. और सबसे जोरदार जो कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर, जिस पर प्रश्न जरूर बनता है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब समझ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है. तो भाई साहब एक बच्चा आया, बोला हेलो सर. बोला हाँ जी सर. हेलो सर, आई वांट नेगेटिव चार्ज. कितना चाहिए सर जी? दे दो सर, कुछ भी दे दो, नेगेटिव चार्ज चाहिए. तो मैं एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो. अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव वाला 1.6 10 की पावर -19 कूलम. हमने कहा हाँ सर सही बोल रहे हो. 2 दे दूं इलेक्ट्रॉन, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, 10 दे दूं, चलेगा ना? मैं बोलूं भाई तेरे ऊपर मैंने 10.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 10 पूरे ले ले और आधा में तोड़ के तो इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं. क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक करके किसी को दे सकते हो? अब कुछ जुझारू बच्चे होंगे, बोलेंगे सर क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स. क्लास 10th में नहीं होते, हम उसके बारे में बात नहीं करते. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, एंड इफ कैन नॉट बी ब्रोकन तो भाई साहब किसी बंदे के ऊपर अगर चार्ज होगा, अगर ये बोलता है मेरे पास क्यू चार्ज है, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के आने से वैसे होगा या तो जाने की वजह से होगा. अगर गया तो पॉजिटिव होगा, अगर आया तो नेगेटिव होगा. और हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा. इंटीग्रल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5, 10, 15, 20, 25, जय श्री राम, उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन 10.5, 10.2, 10.8 नहीं हो सकता है. इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. इस पर क्वेश्चन क्या आता है? इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपके सामने है. सर आपकी प्लानर वाली वीडियो अच्छी थी. थैंक यू सो मच बेटा. अब मेरी प्लानर वाली वीडियो अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप प्लानर वाली वीडियो को फॉलो करेंगे बेटा. देख, अगर तू बच्चे मारना है, कुल मिला के मैं आपसे 2.5 घंटे मांग रहा हूं पर डे के. फिजिक्स खत्म एंड साथ में बायो खत्म. 2.5 से 4 घंटे ज्यादा हो जाते हैं. कई बार लोग बोलते हैं साला, कल ही मेरी बात हो रही थी कि भाई साहब कैसे सर, किसी का अंग्रेजी का पेपर है तो वो कैसे तैयारी कर लेगा साइंस की? करेगा. अगर उसे आगे बढ़ना है, बढ़ेगा इंडिया, तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया. तो पढ़ने के लिए दिमाग के अलावा प्लान बहुत जरूरी है भाई साहब. कि अंग्रेजी घोटे पड़े हैं, फायदा ही नहीं होगा. You will not be productive with one subject ever the whole day. Eventually last day तो पढ़ना ही है यार, लेकिन बाकी दोनों का प्लान. मैंने केवल साइंस लिखा है. अगर आपके पास और समय है और आप समय डाल सकते हो तो सोशल साइंस पढ़ो. हिंदी तो मत पढ़ना, हो गया. जो भी पढ़ना है उसका प्लान जरूर बनाओ, डायरी मेंटेन करो, इट विल हेल्प यू आउट. ये सामने क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है. आप में से मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें. कई लोग को तो आंसर याद होगा, लेकिन आंसर याद होने के साथ साथ अगर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आया तो लिखना आना चाहिए. तो हमने कहा भैया 1 कूलम का चार्ज यानी Q बराबर 1 कूलम है. हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन? सर मान लो n इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन पे Ne बोल देते हैं. तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 कूलम अपॉन E की वैल्यू. तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. अब सब सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें आता ही नहीं है. सीखो, सीधे वैल्यू मत लिख देना यहां पर, नहीं नंबर काट सकता है मास्टर, वैसे नॉर्मली काटेगा नहीं. इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ये 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 हो गया. 10 की पावर 19 में से एक 10 बाहर निकाल लेते हैं. 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6. नाउ यू कैन राइट द आंसर. n बराबर 6.25 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं. एंड इट इज अ ह्यूज हमंगस वैल्यू. इतनी बड़ी वैल्यू है ये.
1 कूलम की बात कर रहा हूं मैं, और ये आपको समझना है और याद रखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो टिक मार दो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आता है तो इसको ऐसे लिखने का तरीका समझो, देखो, ध्यान दो, ठीक है। आई होप बहुत सिंपल था, आप सबको आता है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला आप लोगों ने, एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोर्स परपेंडिकुलर होने के अलावा लेकिन आंसर में एक फ्लॉ है। मैंने आपसे पूछा था कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फील होती है, क्या हमेशा फील होती है? नहीं, जब तक वो चार्ज मूव नहीं करता। QVB, F का फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था QVB, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। अगर चार्ज रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। अब याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की। तो मटेरियल 3 टाइप के हैं, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एकदम नहीं है, टाटा बाय बाय है। और इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और वो सेमी से कंडक्टर बन जाएंगे। दे विल नाउ स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? जब चार्ज फ्लो करता है और अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, मान लीजिए एक कंडक्टर है और आप इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं। आप एक कंडक्टर के अंदर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे बैठ के आप देखते हैं कि इस पर चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है। मान लो नेट फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी मैथमेटिक्स टर्म्स में, कि मान लो 10 कूलम का चार्ज इधर गया, फिर 2 कूलम का चार्ज इधर आ गया, तो बेटा डेल्टा क्यू कितना हुआ? 10 इधर गया, 2 इधर आ गया, तो नेट कितना गया? 8 कूलम गया। और अगर ये 1 सेकेंड में हो रहा होगा तो डिवाइड बाय टाइम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल, डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू बाई टी बाद में पढ़ोगे, इट इज डी क्यू बाई डी टी, पर परेशान नहीं होना है, और सब बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्पियर क्या है, एम्पियर इसकी यूनिट है। व्हाट इज 1 एम्पियर? बेटा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ट्रेवल कर जाता है कंडक्टर में, तो उसमें फ्लो करता है 1 एम्पियर। तो अगर मैं बोलूं 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने चाहिए 1 एम्पियर करंट के लिए? एकदम सही आंसर है, जो कि आपने अभी किया है, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर नेट यहां से यहां ट्रेवल कर गए तो आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर का करंट। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा सकते। कन्वेंशनली ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि मैं यहां जा रहा हूं, है ना, जाओ, तो करंट बोलेगा भाई अपुन जाएगा इथे। इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, इसका कोई साइंस नहीं है। इसकी साइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बात में कहानी सुनी जाएगी जब आप बड़े हो जाएंगे। अभी तो याद है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस पर एक ट्रिकी सवाल के 10th में तो नहीं आएगा। मान लो पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो बेटा जहां पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है ना, करंट वहां ट्रेवल करता है। लेकिन सर क्लास 10th में चार्ज मूव कराने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो केवल ये याद रखना है। कुछ बातें और भी याद रखनी है सर, इलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड, एकदम सही जवाब बेटा, वेरी गुड अनुज। तो अब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ करंट की बात की जाए तो बेटा हम एमीटर यूज करते हैं। एमीटर आपने अपने लैब्स वगैरह में देखा होगा। एमीटर एक बड़ी जोरदार डिवाइस है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आपको फंडा क्लियर होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है। हमेशा ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आप जानते होंगे सीरीज क्या होता है, अभी हम आगे उसको डिस्कस भी करेंगे। फिर आती है गैल्वेनोमीटर, ये करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को क्या करता है? हाँ भाई, गैल्वेनोमीटर करंट को क्या करता है? कोई बताएगा व्हाट इज द वर्क ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? करता क्या है आखिर?
पता होना चाहिए यार, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई गैल्वेनोमीटर इज अ मदर ऑफ एमीटर एज वेल एज अ मदर ऑफ वोल्ट मीटर। बाद में पढ़ोगे कि गैल्वेनोमीटर ही एमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर ही वोल्ट मीटर बनता है। बट आखिर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट डिटेक्ट्स, वेरी गुड, इट डिटेक्ट्स दी करंट। शाइना वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। सना एकदम सही बोला आपने, इट डिटेक्ट्स दी करंट। गैल्वेनोमीटर का काम करंट को आया है, करंट आया है, बस मैं ये बताऊंगा। अच्छा, इसको कहां यूज करते हैं? हम किसी एक एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, लेकिन वो हटा दिया गया है। फैराडेज लॉ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट में था जहां आप गैल्वेनोमीटर यूज करते थे, अब हट गया, तो उसके बारे में और बात नहीं करेंगे। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझो बेटा। मान लो अगर मैं पाइप में पानी, एक पाइप ले लूं, सेकेंड फ्लोर पे खड़ा हो जाऊं, ऐसे सेकेंड फ्लोर पर मैं पाइप लेके खड़ा हूं भाई साहब ऐसे, और अब पानी को अलाउ कर दूं जाने को, तो पानी क्या अपने आप ऊपर से नीचे गिर जाएगा? यस और नो? यस, गिर जाएगा, क्योंकि पानी की इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। देखो भाई साहब, नीचे खड़े होकर के पानी ऊपर फेंक दूं तो हमसे उसके लिए हमें कोई पंप लगाना पड़ता है। तो तुम समझो पोटेंशियल का मतलब क्या है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको समझना चाहिए एनर्जी है, एनर्जी अवेलेबल एट दैट पॉइंट। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम डिफाइन बड़े जोरदार तरीके से करते हैं। मान लो इन्फिनिटी पर, कहां पर? इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है और हम चार्ज जो यूज करते हैं वो 1 कूलम लेते हैं। मान लो हमने कहा भाई 1 कूलम, बोला हाँ सर, उठ के आओ। सर क्या करें? उठ के आओ, घूमते घामते आओ, डायरेक्शन का पाथ, किस पाथ से आए हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है। इस पॉइंट पर आके खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पर, तो यू विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो दैट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो हम इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी सी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी कॉपी में लिखी होगी, इसको आपको याद रखना है। डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। एंड इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्या है बेटा? वोल्ट। ये भी आपको याद बहुत सही से रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब बात की जाती है बेटा, तो मान लो एक बॉडी ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो बेटा वही सेम कहानी। अगर मैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को, क्या करूं बेटा? 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक मूव करा दूं और मान लो मेरे को 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो हम बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 वोल्ट। बेटा हर बच्चे को ये याद रखना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स। सीबीएसई के पेपर में आपसे पूछेंगे भाई साहब कि बताइए हाउ डू यू डिफाइन 1 वोल्ट। तो बेटा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from a point 1 to the point 2. Remember this, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर भैया जी इसको मेजर कैसे करते हैं? सब जानते हैं, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्ट मीटर की बात की जा रही है, तो वोल्ट मीटर की जो प्रॉपर्टी है भैया जी क्या याद रखेंगे? वेरी हाई रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? कितना होता है? इन्फिनिटी। और इसे हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो इन्फिनिटी होता है और हम इसे हमेशा हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, याद रखना है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वोल्ट मीटर की फोटो लगा रखी मैंने आपके लिए। अब एक सिंपल प्रश्न है, बहुत ही हलवा प्रश्न, एंड आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू सॉल्व इट। इट इज ए वेरी सिंपल प्रश्न और हम आपको 30 सेकेंड देते हैं सॉल्व करने के लिए। बताइए इसका आंसर आखिर कितना है। What is the amount of work done in moving a charge of 2 कूलम
फ्रॉम अ पॉइंट इतना वोल्ट टू अ पॉइंट इतना वोल्ट, कितना वर्क डन होगा? देखते हैं आप कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं कि आखिर कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा भाई साहब। इतने जोरदार क्वेश्चन है यार, तुम्हें आता होगा, गारंटीड आता होगा। आई विल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। देखते हैं और लोग का आंसर सेम आता है, अलग आता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा सना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जब हम बोलते हैं V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो बेटा वर्क अपॉन चार्ज ठीक है, लेकिन व्हाट इज V? V इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो मेरे बच्चे V कितना है इस क्वेश्चन में? 128 हाई माइनस 118 लो बराबर 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है मेरे को लगता है। 10 वोल्ट, एंड इफ दिस इज 10 वोल्ट तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 10 इंटू चार्ज, एंड चार्ज है 2 कूलम का, तो भैया जी कितना आ गया? ये आ गया 20 जूल। सब कुछ एसआई में लोगे तो आंसर आ गया आपका 20 जूल। हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन? हाँ जी, इतना इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भैया कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो साथ साथ मेरे, तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, 3-4 लोगों ने आंसर सही दिया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया, पिट्टी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? ये तो सेम ही स्लाइड आगे, छोड़ो आगे। अब आइए ओम अंकल से मिलके आते हैं। हाँ जी ओम अंकल, क्या बोला आपने? ओम ने जो बोला उसका डेफिनेशन ऊपर लिखिए कि मजेदार बात बोली। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए, और मैं क्या करता हूं, कंडक्टर मतलब एक वायर है यार, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बैटरी बुटरी लगा देता हूं। क्या लगाता हूं? ये क्या है? ये तो स्विच है भैया, ये भैया ये स्विच है, और भैया जी यहां पर एक ठो सेल का कॉम्बिनेशन लगा देता हूं, ये मेरी बैटरी हो गई। और ये जो कहानी है मैं ऐसे रख देता हूं। अब फील करना बेटा, जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो इधर आता है हाई पोटेंशियल और इधर आता है लो पोटेंशियल। इसको मान लेते हैं V। जिधर बड़ी वाली डंडी होगी बेटा वो हाई पोटेंशियल, जिधर छोटी वाली डंडी होगी वो लो पोटेंशियल। याद रखना है सर जी क्या, कि बेटा करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और अब हमारे भाई साहब ने बताया, ओम अंकल ने बताया कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, not V को बेटा गड़बड़ नहीं समझना है, potential difference across the ends of the conductor, अभी पूरा नहीं हुआ है, provided the temperature remains constant। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, टेम्परेचर अगर रिमेन कांस्टेंट रहता है तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप इसको सही से लिखते हैं तो V इज इक्वल टू I R, R जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और हमारी इस चैप्टर का विलन है जिसको आपने नाम दिया है रेजिस्टर। V इज इक्वल टू IR, V की पावर 1, I की पावर 1। अगर पावर 1-1 हो तो ग्राफ होता है लीनियर। तो अगर आप V वर्सेस I का ग्राफ बनाओगे तो अगर वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा होगा इट विल ऑलवेज बी अ लीनियर ग्राफ। एंड जो इसका स्लोप होगा, आप जानते हैं स्लोप का मतलब है, अगर मान लो ये थीटा है बेटा, स्लोप क्या होता है? मान ले मैं बोलूं कि ये 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो स्लोप क्या हुआ? क्या स्लोप 60 हुआ या कुछ और हुआ? अगर मैं कहता हूं थीटा बराबर 60 है तो क्या स्लोप 60 हुआ? यस, एकदम बेटा आपने सही बोला कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको जानबूझ के टेम्परेचर कहा है बेटा, बिकॉज हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रेशर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में टेम्परेचर ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी से में अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। वही नेट चार्ज वाला केस में सर एक बार मैं दो जगह से चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है? एकदम बेटा दो जगह से चार्ज फ्लो कर सकता है। चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर सकता? हमारे केस में बेटा चार्ज हमेशा
हमेशा चार्ज की बात की जाती है जब, तो वो भी फ्लो करता है चार्ज को, लेकिन खुद भी फ्लो कर सकते हो और वो अपने आप भी फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चार्ज होता तो मैं छोड़ता तो नीचे आता क्या? हाँ, तो समझ ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चार्ज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर जाएगा, और ये चार्ज हम जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अपने आप मूव कर जाएगा। और अगर अपने आप मूव कर जाएगा चार्ज तो बन जाएगा करंट। करंट हमेशा हाई से लो इसलिए मूव करता है क्योंकि एक सूडो पॉजिटिव चार्ज भी हाई से लो मूव कर सकता है, मूव करता है, चार्ज मूव कर सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ? फिर बेटा यहां तक अगर ठीक ठाक चल रहा है तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमने याद रखना है कि मेरा प्रश्न का आंसर तो आया नहीं, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो व्हाट इज स्लोप? क्या 60 डिग्री स्लोप है? क्या π/3 स्लोप है या कुछ और है स्लोप? स्लोप किसी ने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, याद रखिए स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। क्या बोलते हैं बेटा? tan थीटा। और क्योंकि tan 60 की बात की जा रही है तो tan 60 और कुछ नहीं √3 होता है, और यही आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। वाह वाह, क्या बात है। अगर एंगल पता हो जाए तो रेजिस्टेंस पता चल गया। यस, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। VI ग्राफ में एंगल हमेशा करंट से मेजर करेंगे, और जिसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और इक्वल टू रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यहां पर देखिए, मैं आपसे बोलूं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई साहब, भर भर के पूछते हैं लोग। मान लीजिए ये I है और ये V का ग्राफ है। बाबा ध्यान से सुनिएगा, ये I और V का ग्राफ है, और यहां पर एक कंडक्टर ऐसा और एक कंडक्टर ऐसा, A और B। बताइए A और B में से गुड कंडक्टर कौन सा है? मैंने रेसिस पूछा ही नहीं है इस बार। A और B में गुड कंडक्टर कौन सा है, A की B? चलिए बताइए, और आंसर को जरा मस्त तरीके से बताइएगा। A और B में गुड कंडक्टर आखिर कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? A और B में गुड कंडक्टर कौन सा है? गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस। चलो ये पता है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर जी ये एंगल छोटा है, देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहा मास्टर, ये एंगल छोटा है तो tan छोटे एंगल का छोटा है तो रेजिस्टेंस छोटा है। सही बोल रहा हूं क्या? जो कुछ बहुत ही जबरदस्त घपला है। हाँ भाई, आ गया आंसर बच्चों का, मेरे किसी का गलत नहीं आया यार। ओहो वेरी गुड, सबने बोला कि B इज अ गुड कंडक्टर। ध्यान देते हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। करंट से एंगल मेजर कीजिए, ये एंगल थीटा B है और ये एंगल थीटा A है, क्योंकि थीटा B इज लेस देन थीटा A, which implies that resistance of B is less than resistance of A। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वो एक अच्छा कंडक्टर है, यानी B is a good कंडक्टर। तो गलती ना करना, कभी मत करना, यहां ध्यान देना कि किसके बीच का कर्व है, तभी एंगल उंगल निकालना भाई साहब, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गलती कोई नहीं करेगा मेरे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मजेदार चल रहा है ये हिसाब किताब, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस देखो, थोड़ा इस पे न्यूमेरिकल अभी रोक के रखें, न्यूमेरिकल हम करेंगे, थोड़ा फील आ जाए पहले मस्त वाला। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, जो बोलता है करंट तुम्हें फ्लो नहीं करने देंगे। करंट भैया बोलते हैं हमारी, हम तो फ्लो ही नहीं कर रहे, चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम फ्लो कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस वो है जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल एयर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, इसलिए चार्ज बहुत इजीली यहां से यहां ट्रेवल नहीं कर पाता। लेकिन आयरन का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो आयरन में चार्ज बहुत आराम से जल्दी फ्लो कर पाता है, करंट जल्दी फ्लो कर पाता है। क्या कभी ऐसा होता है कि एयर भी कंडक्ट कर रहा हो? कभी भी? क्या एयर भी एक गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर बोलना गलत हो जाएगा। क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि एयर में करंट फ्लो होने लगे? कभी भी? कमेंट करके बताइए जी, क्या कभी ऐसा होता है कि एयर में करंट फ्लो हो जाए? भाई कभी देखा हो? आंधी तूफान चल रहा हो, कभी देखा हो? भाई देखा है कभी किसी ने? बताइए, कभी देखा है? यस देखा होना चाहिए भाई। कब 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 कब
जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है भाई साहब, मिलियंस ऑफ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, और तब इलेक्ट्रिक स्पार्क या करंट इज एबल टू पास थ्रू दी एयर। और कभी देखा है वो सीधे नहीं आती, ऐसे नाचते हुए आती है। नाचते हुए क्यों आती होगी, कभी सोचना इस बारे में? भाई लाइटनिंग को नीचे ही जाना है तो सीधे आ जाए भड़ाम, ऐसे ड्रुम ड्रुम डायग्राम बनाते हुए क्यों आती है? अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की जब बात की जाती है, और हम केवल कंडक्टर खेलेंगे। मान लो ये कंडक्टर है और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो a है और लेंथ मान लो बेटा l है। तो जो बातें हमें पता है विद द लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसके पीछे की बड़ी अच्छी कहानी है, हमें पढ़ाई गई थी, लेकिन वन शॉट में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बोलो भाई, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर L इज लेंथ। लेंथ कौन सी? लेंथ वो वाली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे तो 10th में नहीं इंपॉर्टेंट इतना, लेकिन लेंथ वो वाली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो वाला जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। एंड रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड रेजिस्टिविटी strongly depends on temperature. Please remember, resistivity strongly depends on the temperature and resistivity is a property of the material. ये सब पता होगा तो आप इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट करते हैं। फिर हमने कहा मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो बात करेंगे हमेशा, रेजिस्टेंस हमेशा याद रखेंगे, इट इज रो L बाय A। अगर मैं कहूं रो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो टेम्परेचर के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। प्लीज रिमेंबर, किसी बच्चे ने कहा था प्रेशर वगैरह, लेकिन मेरा बच्चे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर केवल जबरदस्त अगर किसी पे डिपेंड करता है तो वो टेम्परेचर पे है, याद रखिएगा प्लीज। ओके, देन बात आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना बड़ा जोरदार है। सीबीएसई आपसे इस पर प्रश्न जरूर पूछेगा। सीबीएसई आपसे पूछेगा भाई साहब बताइए कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा भैया हमको नहीं आती। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा रो L बाई A तो आता है बे। हमने कहा हाँ सर आता है। तो एक काम करो, यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लो। ये आ गया R A बाय L। अब समझना, एक कंडक्टर ले लो भाई साहब, क्या ले लो? कंडक्टर। और उसे बोलो भाई साहब तुम्हारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, 1 मीटर स्क्वायर है, हल्का फुल्का नहीं है, और तुम्हारी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है। हमने कहा अच्छा, लेंथ बराबर 1 मीटर। और रखते हैं, अगर यहां रखोगे तो R, ठीक है, एरिया इज 1, L इज 1, R रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड बराबर है। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विच इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी 1 मीटर। यानी अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है आयरन की तो मैं क्या करूं, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूं, 1 मीटर की लेंथ ले लूं और उसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं। हमने कहा सर क्या बकवास चल रही है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, एक काम करिए ना सर जी, यहां पर एक लगाइए ऐसे 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 एक बैटरी और यहां पे लगाइए एक एमीटर। क्या लगाइए? एमीटर, और लगाइए एक बैटरी। तो करंट मिल गया। हाँ जी, मेजर कर लेंगे जी। करंट मिल गया, पोटेंशियल पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR। V बैटरी का पता है, I तुमने मेजर कर लिया, तो R मिल गया ना। तो दिस इज अ प्रोसेस बेटा जिससे सच में रेजिस्टिविटी को मेजर किया जाता है। फिर बात आती है भैया इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ भाई निकाल सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी मेरे बच्चे। रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। तो ये आ गई ओम मीटर। बेटा याद रखो, प्लीज याद रखो, रखना ही रखना है भैया। ये होता है रेजिस्टिविटी। एक होता है कंडक्टिविटी।
जो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है भाई साहब। किसका उल्टा होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा। कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी का उल्टा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहां तक फंडे क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ भाई सर, चार्ज की वायर में यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो करेगा। एग्जैक्टली यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो करेगा बेटा चार्ज एक वायर के थ्रू। जैसा वायर होगा, चाहे वो कैसा भी नाचता हुआ वायर हो, लेकिन वायर उसके अंदर एक डायरेक्शन, करंट या चार्ज उसमें एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। ऐसे याद कर लो बस, ठीक है बेटा। देख, चार्ज सीधे नहीं आता, वो जिगजैग जिगजैग मोशन करता है, बट हमें तो डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मिलता है अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा भाई साहब इस पर एक जोरदार प्रश्न हो जाए, रेजिस्टेंस के ऊपर एक जोरदार प्रश्न है। आइए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और आपसे बोलता हूं इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक जोरदार प्रश्न आपके सामने है, ये एक जोरदार प्रश्न। एक वायर है ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इस बंदे का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो हमने कहा वायर 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 हेलो वायर, हमने कहा हाँ सर, तुम्हारा एरिया A है, तुम्हारी लेंथ R है, और तुम्हारा रेजिस्टेंस आ रहा है 4 ओम, यानी तुम्हारा रो L बाय A है 4 ओम। बोल सही है? हमने कहा सही है, मस्त। अब अगर मैं क्या करूं, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर जिसका सेम मटेरियल है? अच्छा जी, अच्छा, R डैश, सेम मटेरियल मतलब रोज तो सेम है, लेंथ है आधी L/2, और जो एरिया है वो डबल है 2A। हमने कहा सर निकाल लेंगे इसको, थोड़ा फील करिए इसको। ऐसे लिखिए, रो L/4A, 2 दूनी 4, और सुंदर लिखिए 4 इंटू रो L/A, 4 इंटू, अरे फर्जी हो तुम लोग, 1/4 इंटू रो L/A, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। हमने ऐसा निकाल लेंगे कैसे? रो L/A तो पता ही नहीं है, पता नहीं है, पता है ना? तो R डैश कितना आ गया मेरे बच्चे? R डैश आ गया 4/4 बराबर 1 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगर कोई वन शॉट के अलावा चाहता है कि नहीं मुझे बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, सॉरी मुझे बोलना ही नहीं है वो चीज़, हमारे पास 4 वीडियो के लेक्चर भी डाल रखे हैं हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके इस चैप्टर की, लेकिन आपके पास वो समय ही नहीं है भाई साहब। वन शॉट देखो, कहीं दिक्कत है मेरे हाथ के लिखे नोट्स देखो, मस्त रहो, एकदम उड़ा दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई ये सीरीज है, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ दोगे तो कहलाएगा सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ दोगे तो कहलाएगा सीरीज। और सीरीज में क्या होता है, कुछ बातें होती हैं। बैटरी हो गई, की बंद कर दिया, करंट ट्रेवल कर गया, तो याद रखना सीरीज में करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। और दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। बस इतना याद रखिए। मतलब मान लो ये बैटरी मैंने आपको लगाई 20 वोल्ट की, बस मान लो 20 वोल्ट लिख लो, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, और यहां पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो सबसे पहला प्रश्न 1 2 3, तुम्हें करंट कितना फ्लो करेगा वो निकालना मत। 20 पे तो फिर 5 6 24 वोल्ट की बैटरी ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बताओ बिना कुछ डेरिवेशन किए हुए, क्या तुम्हें पता है कि करंट कितना फ्लो करेगा? What will be the current flowing through the circuit right now? आप जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 1 2 3, तो करंट कितना गया जी? आप जानते हैं, फटाफट आंसर दीजिए मुझे। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि इस समय 24 वोल्ट की बैटरी में करंट कितना फ्लो करेगा, और क्या 3 ओम वाले पे ज्यादा करंट मिलेगा, क्या 2 वाले पे ज्यादा मिलेगा, क्या 1 वाले पे ज्यादा मिलेगा? अरे रास्तवा तो एक ही है, और जब रास्तवा है एक तो करंट भी होगा 1। याद रखिए और निकाल लेंगे हम। बेटा याद रखो, बहुत सिंपल फिजिक्स है ये। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं तो R इक्विवेलेंट हमें याद रखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, ये आप सबको आता है, मुझे पता है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। V = IR लगाओ, खेल खत्म है।
करंट आ गया आपका 4 एम्पियर, बच्चे बोल रहे हैं 4 एम्पियर करंट है, देखते हैं कैसे। 1 2 3 हो गया 6 ओम, कर रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव हो गया आपका 6 ओम। अगर रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया और V 24 है तो करंट आपने एकदम सही बोला, करंट है आपका 4 एम्पियर। V इज इक्वल टू IR लगाया भाई साहब, छी है। डेरिवेशन तो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट मी टू डू द डेरिवेशन प्लीज कमेंट में लिखिए सर डेरिवेशन कर दो। अगर 3-4 लोग लिखेंगे तो मैं फटाफट डेरिवेशन कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सर लाइटनिंग के केस में करंट भी डिफरेंट वोल्टेज, बेटा समझा नहीं। क्वेश्चन क्या है? लाइटनिंग के केस में क्या? लाइटनिंग के केस में क्या बेटा? आइए फटाफट लिखिए। डू यू वांट मी टू डू द डेरिवेशन और शैल आई गो अहेड? बिकॉज डेरिवेशन बहुत बकवास है, आप कहीं से पढ़ के भी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी से भी आ जाएगा आपको। चले आगे बढ़े। किसी का कमेंट नहीं आया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे कि रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, डेरिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना है कि करंट सब में सेम है और पोटेंशियल सबसे ज्यादा 3 ओम में आएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, कराना है? यस सर। ओहो, डेरिवेशन क्यों कराना है? चलो ठीक है, अगर आप चाहते हैं डेरिवेशन कराना तो करा देता हूं, फटाफट लगेगा। इसका मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो हमने कहा भैया जी R इक्विवेलेंट लाएंगे, R इक्विवेलेंट, और बैटरी सेम लगाएंगे। लगा दो भैया जी। जब R इक्विवेलेंट बैटरी सेम तो V है, इसमें से करंट भी सेम ही आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? IREQ। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। अब हमने कहा भाई चलो एक बात बताओ, तुम लोग बताओ अपना पोटेंशियल क्या है। तो पहले ने कहा भाई देखो मेरा पोटेंशियल है V1 जो कि है IR1, मेरा पोटेंशियल है V2 जो कि है IR2, V बराबर IR। मेरा पोटेंशियल है V3 और मेरे बच्चे वो क्या है? IR3। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब तो सिंपल जुड़ जाएगी। तो V है क्या? ये है V1 प्लस V2 प्लस V3। सर जी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और V की वैल्यू IREQ। I को I ने कॉमन निकाल के मार दिया, मतलब REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात खत्म, आ गया। अगला मत करना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग टाइम बस मिस कीजिए। सर मैं कुछ पॉइंट हॉट हाइसेंस ऑफर करते होंगे सर एयर। हाँ एकदम जबरदस्त प्रश्न आपने ले लिया है। यस वानिश्री यू आर राइट, जो मैंने आपसे प्रश्न कहा था वही है। एयर में जब रेन हो रही होती है बेटा, तो जो करंट ट्रेवल करता है ना, तो वो पाथ ढूंढता है। हाँ भाई कहां रेजिस्टेंस कम है, कहां रेजिस्टेंस कम है। जहां रेजिस्टेंस कम होता है वो उसी पाथ पे ट्रेवल करता है, और इसलिए वो एक मस्त सी डिजाइन बनती है, बिकॉज जहां जहां वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं सस्पेंडेड, वो उसके थ्रू ट्रेवल करके नीचे आता है। बड़ी जबरदस्त बात है कि आप अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो और आप छत पे खड़े हो, आप खड़े हैं और आपके बगल में एक लोहे की रॉड रखी है, तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा आएगा आएगा, लेकिन आपके सर पे नहीं गिरेगा, बिकॉज यू आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो जाएगा आयरन के ऊपर और वो सीधा नीचे चला जाएगा। And that is the principle by which we save many buildings, high raised buildings में ऊपर लगाया जाता है lightning protectors। they are simply rods जो कि throughout the building चलते हैं और पूरा का पूरा चार्ज ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देते हैं। आइए फटाफट करते हैं। फिर आया बेटा पैरेलल सर्किट, जो इसे याद रखेंगे, क्या चीज याद रखेंगे? पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर एक का रजिस्टर का पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी बात बेटा, करंट इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम। और बेटा आर इफेक्टिव का जो फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। हाँ, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो आप लोग हमेशा 1/R इफेक्टिव को सुंदर तरीके से लिखिए 1/R1 प्लस 1/R2।
एलसीएम लीजिए, लिखिए R1 R2 मेरे बच्चे, ये हो गया R1 प्लस R2। सुंदर फॉर्मूला बनाइए R इफेक्टिव का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हो तभी यूज करना, बिना डिराइव किए यूज करने पर जय श्री राम हो जाएंगे नंबर का। तो इसे डिराइव करने में मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं और आपका समय कैलकुलेशन में बचता है। इट इज माई रिक्वेस्ट कि डिराइव जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओ मीटर सही है भाई, बढ़िया। आगे फिर क्या हुआ, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के साथ। आपके सामने एक प्रश्न लेके आया हूं, सर्किट का मजेदार प्रश्न है, ध्यान देना बेटा। R1 R2 R3 दिए हुए हैं, ये R1 है R2 है। वैल्यू R1 की है बेटा 10 ओम, कितनी है? R1 की वैल्यू है मेरे बच्चे 10 ओम्स, ये 10 ओम है। R2 की वैल्यू है 40 ओम, परेशान नहीं होना, वैल्यू गंदी दे रखी है मैंने। R3 की वैल्यू है 30 ओम, R4 की वैल्यू है 20 ओम और R5 की वैल्यू है 60 ओम। पहले तो आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। चलिए सॉल्व कीजिए, इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का निकालिए, ये आपस में पैरेलल में है, ये आपस में पैरेलल में है, फिर वो आपस में सीरीज में है। बताइए हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं भैया, तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस है लेट से RE1 और तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस है RE2। व्हाट इज RE1? RE1 कितना आ गया? आ गया 400/50, 400/50 यानी कि 8 ओम। देखो भाई, हाँ सर, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह एकदम सही बोल रही बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए RE1 कितना आ रहा है? सर जी फॉर्मूला R पैरेलल का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। 40 गुणे 10 अपॉन 40 प्लस 10 यानी कि 400/50 यानी कि 8 ओम। RE1 इज 8 ओम, सही है भाई। RE1 इज 8 ओम और ये देखो ओरल कर लेना, 30 60 20 20 20 10 RE2 अबे ओरल मत करना एग्जाम में, 3 वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं है, शॉर्ट ट्रिक वाला। RE2 निकालेंगे आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकालेंगे आप। 1/30 प्लस 2 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम इज 60, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 6/60। सर जी REQ कितना आ गया? RE2 आ गया बेटा 10 ओम। तो नेट कितना हो गया? 10 8 18, इसका आंसर हो गया 18 ओम्स। टोटल करंट यार देखो बेटा, देखो बैटरी है 12 वोल्ट की, बैटरी है 12 वोल्ट की और करंट पूछा गया है, तो भैया करंट कितना हो गया? I बराबर V/R 12/18 2/3 एम्पियर। अगर आपका सही था तो प्लीज कमेंट कीजिएगा सर हमने सही किया है, जोरदार किया है। और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड मेरे बच्चे कि आपको आने वाले प्रश्नों का आंसर नहीं देखना है, रुको सॉल्व करो तब आगे बढ़ो, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ सकता, ना तुम्हें आएगा ना मुझे आएगा। छाप लिया है, ठीक है, डरना मत थकना मत यार। काफी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी इतना डिटेल में जाने पर ये 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट तो चला ही जाएगा, बस 10-15 मिनट का और रह गया, बस ज्यादा रह नहीं किया। चले ठीक है बच्चों। हाँ सर बताइए, ऑनलाइन वाले दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे बच्चे सही चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अब आपके पास एक सिंपल प्रश्न लाया हूं मैं। एक 4 ओम है, एक 8 ओम है, एक 12 और एक 24। इनसे आप मैक्सिमम करंट क्या, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या बना सकते हैं? मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या पॉसिबल है? तो आर मैक्स बताना है और वो कब बनेगा, और आर मिनिमम बताना है और वो कब बनेगा। चलो बताओ, आर मैक्स कब बनेगा, आर मिनिमम कब बनेगा? बताओ भाई साहब, बता दो यार प्लीज यार। आर मैक्स तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं। When will you have maximum resistance? बताओ। You will have maximum resistance when you connect them in series. Yes, in series. और सीरीज में
8 4 12, 12 12 24, 24 24, 48 ओम्स बनेगा। अब मैं बोला भैया जी ये जो पैरेलल जोड़ोगे ना जब सबको तब बनेगा मिनिमम, तो अब आपको पैरेलल में सबका निकालना होगा। तो 1/r इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। एलसीएम इज 24। 6 + 3 + 2 + 1, 6 3 9, 2 11, 1 12, 12/24 है ना, 6 3 9 6 12, 1/2। तो 1/r इफेक्टिव इज 1/2। आर मिनिमम आ गया 2 ओम। हमें क्या याद हुआ कि जब हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा घटता है। ये याद रखिएगा तभी मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने सही आंसर भी दिया मेरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट पे आ चुके हैं मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना, हम लगभग लास्ट में पहुंच चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट वो टॉपिक है बेटा जहां पर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, 1 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो फील कर लो, थक गए हो तो पानी पी लो, आराम से बैठो। इतना समय दिया है तो 15 मिनट और दे दो और ये चैप्टर खत्म करके जय श्री राम बोलो और चले जाओ घर। भाई साहब कि हमें आता है, मतलब जय श्री राम मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हाँ भाई हमने फोड़ दिया। तो प्लीज डोंट माइंड कि अगर जय श्री राम चल रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जब बात की जाती है बेटा, तो हीटिंग ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है? कभी तुमने कभी हीटर देखा है? हीटर का वायर ग्लो कर जाता है भाई साहब। कभी आपने ब्लोअर देखा है? ब्लोअर से हीट बाहर आती है, अगर अंदर झांकोगे ना तो अगर स्पीड कम रखोगे तो वो ग्लो करने लगेगा, दिखाई देगा। क्योंकि एक बंदा था जूल, जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने कहा भाई करंट फ्लो होता है ना जब, तो हीट पैदा होती है। और आज हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एंड बेटा याद रखिएगा, इस लॉ की वजह से तुम्हारे पास टोस्टर है, तुम्हारे पास गीजर है, तुम्हारे पास हीटर है, तुम्हारे पास ब्लोअर है, इस लॉ की वजह से। और ये लॉ बहुत सिंपल है। हीट को डिफाइन किया गया है H से, और H को उसने बाय एक्सपेरिमेंट से नोटिस किया है कि H इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर एक देखो अभी किसके लिए है, अगर एक वायर ले लो, एक सिंपल वायर, इसका रेजिस्टेंस R निकाल लो और करंट इसमें से I फ्लो करा दो, तो जो हीट ये डेवलप करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I स्क्वायर के। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कंबाइन करते हो तो एक जोरदार फॉर्मूला मिलता है I² RT। ये केवल एक रजिस्टर का फॉर्मूला है, इस पे गलती नहीं करनी है आपको। I² RT, इसको ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बहुत सारे वेरिएशन आप बना सकते हैं, लेकिन वो वेरिएशन फिर एक वायर के नहीं होते, वो कॉम्बिनेशन या सिस्टम के हो सकते हैं, जिसके बारे में हम ओम्स लॉ में सीखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। जूल्स लॉ का फॉर्मूला है H बराबर I² RT। हम बोलते हैं IRIT। वाह क्या बात है। व्हाट इज VR? IR होता क्या है सर? V होता है, तो VIT एक फॉर्मूला आ गया। फिर एक और फॉर्मूला आ सकता है बेटा, I की जहां पर रख दो V²/R। क्यों? क्योंकि V बराबर IR, तो भैया जी I बराबर V/R, तो V²/R² RT, V²/RT। तो एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले याद रखिए। इट इज माई रिक्वेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। काफी काम आएगा, मजा भी आएगा भाई साहब अगर याद रहेगा तो। चलिए, छापने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है, सब याद है आपको। ठीक है बच्चे, आइए फिर क्या होता है। फिर आता भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। 10 जूल की हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड में, कहा भैया जी, ईच सेकेंड में 10 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बताइए, अगर रेजिस्टेंस 4 ओम का है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे बाबा, ये कैसे करेंगे? बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करके देखिए, मजा तभी आएगा। खुद ट्राई कीजिए तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा आ नहीं सकता भाई साहब। बताइए, करके देखिए। मैं करूं? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर कोई भी फॉर्मूला लगा लो, सेम आंसर आएगा यार। देखो कैसे, क्या H
बराबर आई स्क्वायर आर टी है। हाँ सर, आई स्क्वायर आर टी है, एकदम है। हमारे पास h अवेलेबल है, t अवेलेबल है 1 सेकेंड, और r अवेलेबल है, तो क्या हम आई स्क्वायर निकाल सकते हैं? और एक बार आई स्क्वायर निकल गया तो v तो निकल ही गया, v बराबर आई आर। एक तरीका तो ये है। दूसरा जोरदार तरीका है कि h बराबर v स्क्वायर बाय आर टी लगा दो। तो h कितना है 100, v कितना है नहीं पता, t कितना है 1 सेकेंड, r कितना है 4 ओम। तो v स्क्वायर कितना हो गया बेटा 400। तो v कितना हो गया बच्चे अंडर रूट ऑफ 400। नाइटनेस तो हो नहीं सकता, तो 20 वोल्ट आंसर। हलवा छिची बकवास, आया नहीं किसी को आंसर। भाई यार क्या कर रहे हो, थक गए क्या? अबे थक गए इतनी जल्दी? अभी तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा अब हुआ जा करके। थको नहीं, थको नहीं, 1 घंटे में कहा था चैप्टर खत्म कर दूंगा, 1 घंटा 10 मिनट मान लो यार, बस मैक्सिमम 10 मिनट और, 5-7 मिनट और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अभी तक कोई नया बच्चा अगर हमारे पास है, पिछली बार, अभी नहीं तो कभी भी हो गया यार, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको लगा कि हाँ ये पूरा का पूरा वन शॉट खतरनाक तरीके से करा दिया है मैंने, तो सब्सक्राइब जरूर कर डालना भाई साहब। और हर रोज होगा 5:30 बजे 6 बजे, इसी बीच में, स्लॉट के बीच में ये लाइव हो जाया करेगी। अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि ये लाइव जो हो रही है ये 2 दिन और होगी, फिर रुक जाएगी, अंग्रेजी का एग्जाम आ गया है, उसके बाद हम मिलेंगे, डेली मिलेंगे, लेकिन तब हम हाइब्रिड क्लासेस के रूप में मिल रहे होंगे, अलग मजा आ रहा होगा बहुत सारे। अभी तो खाली खाली लगता है, फील मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी, लेकिन समझो पूरा 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है भाई साहब, और कल 1.5 घंटे में आपका लाइट खत्म हो गया था। और ये दोनों बड़े चैप्टर हैं, बम्फाड़ चैप्टर है भाई साहब, हलवे चैप्टर नहीं है ये। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स थ्योरी इसी में है, बाकी तो बकवास हैं 2 चैप्टर। दोनों चैप्टर को मुश्किल से दोनों चैप्टर 45 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे, तो फिजिक्स आपकी पूरी खत्म बिफोर अंग्रेजी का एग्जाम होता है। आइए आ गया है, मजेदार था क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब खुद तुम भी कर दो बाबा। अब अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मजेदार क्वेश्चन। बेटा आपको बताना है, अगर 96,000 कूलम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी गूगल करना कि व्हाई इज 96,000 कूलम अ स्पेसिफिक नंबर, कभी समय मिले तो उसको गूगल करना। 96,000 कूलम की कहानी बड़ी जबरदस्त होती है। सर 0.67 एम्पियर ओम्स कहाँ निकाल रहे हो तुम लोग यार? मैंने तो ऐसा कुछ निकाला नहीं। कहाँ पे निकाले तुम लोगों ने 0.67 भाई साहब? रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं था मैंने। चलो ठीक है, ये वाला। अब बताइए, हीट ट्रांसफर निकालना है, 96,000 कूलम्स को फ्लो कराना है 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। और पोटेंशियल डिफरेंस है 50। अब देख कैसे करना है। H बराबर क्या होता है? देखो, हमें H बराबर निकालना है, तो सिंपलेस्ट प्रोसेस तो है I स्क्वायर R T कर दो बस। I हमें नहीं पता, पता है I बराबर चार्ज अपॉन टाइम है, तो यहां पे कितना आ गया 96,000 अपॉन 1 घंटा, मतलब 60 इंटू 60 टा 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 टा, तो 960 अपॉन 12। अरे सर जी 12 नहीं है, 36 है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 160 है ना भाई? सही लिखा है ना, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 6 1 जा 6, 3 6, हाँ एकदम सही है। तो 160/6, 160/6 कटेगा जी? नहीं कटेगा जी, देख लो, 2 से डिवाइड कर दो, 60 कितना हो जाएगा? 80/3 एम्पियर। 80/3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा था। अच्छा आर, हाँ तो आर निकाल लेंगे। सर आर का फॉर्मूला क्या होता है सर? V/I। 50, वैसे जरूरत नहीं था यार, जरूरत ही नहीं था, जरूरत है नहीं उसकी, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। 50 स्क्वायर बाय आर करके फॉर्मूला, अब ठीक है, लेकिन करो आओ। आई कितना है? 80/3 इंटू 3 हो गया, काट दिया 15/8, 15/8 ओम का रेजिस्टेंस। आइए रखते हैं फॉर्मूले में, तो H कितना आ गया? आई स्क्वायर 80/3 इंटू 80/3 इंटू आर इज 15/8 इंटू टाइम इज 1 घंटा,
3600 सॉल्व कर लो, वैल्यू जो भी आए मेंशन कर दो, वो तुम्हारा h होगा, वो तुम्हारा h हो जाएगा। करना है, करिए। 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 12 जा कितना हो गया बरा 1200। तो अब 1200 तो 12000, 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 12 छंग 12 5 जा 60, 66 जा 66 जा यानी कितना हो गया 4.8, 60 इंटू 8 है ना बेटा, कितना हो गया 6 8 जा 48, 48 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स या 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया और मेरे से मैच किया, यानी मैंने भी सही किया होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा आंसर सही है, मजेदार भी है और ईजी भी है। ठीक है भाई साहब, आ गया बच्चे का, वेरी गुड, अमेजिंग आर्ट कोई भी है बेटा, वेरी गुड, आप बढ़िया कर रहे हो। अगर आप अपना नाम भी लिख पाएंगे तो मजेदार होगा। 5 वोल्ट कहाँ से आ गया, ये कहाँ चल रही है मैडम, 50 वोल्ट है, 5 बोलना है। मस्त क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन इसमें अवेलेबल है, इसलिए आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हो गया ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। आपने घर में बिल दिया, बिल आ गया, अरे सर जी इस महीने 800 वाट 800 यूनिट यूज कर गई है। तो बेटा यूनिट, कमर्शियल यूनिट को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। यानी अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे तक चले बेटा, तो उसे बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट कितना हो गया बेटा, वो हो गया 1000 वाट और 1 आवर हो गया 3600 सेकेंड। और याद रखना बेटा 1 वाट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, 1 वाट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो कितना आ गया 1000 अपॉन 1 जूल 1 सेकेंड, 3600 सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया, 3.6 3 3 6 10 की पावर 6 जूल इज 1 किलोवाट आवर। अब ये तुम्हारी वाट लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वाट लग जाएगी। अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं रही, क्योंकि ये बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, कोई 99 99 नहीं, सीधा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, गारंटीड क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। कृष्णा और कनिका दोनों अवेलेबल है या केवल कृष्णा अवेलेबल है, कौन है इस समय मेरे साथ? आइए देखते हैं। शैल आई गो अहेड नाउ? यहां तक मजेदार लगा आपको? यस, लास्ट टॉपिक आ गए हमारे पास, ये लास्ट टॉपिक है, कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर बेटा। और ये है क्या, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान दीजिए बेटा। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड हो या कंज्यूम्ड हो, उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का फॉर्मूला सेम है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन यहां वर्क जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल वर्क होना चाहिए, एंड देयरफॉर द फॉर्मूला इज I स्क्वायर आर। अब सर ये कैसे आ गया, वर्क डन अपॉन टाइम I स्क्वायर कैसे आ गया? आओ फील करते हैं, खुद भी कर सकते हो यार। क्या हमें ये प्रूफ करना आता है कि पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर? आता जरूर होगा, लिखा है तो हमने। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो V इज इक्वल टू W बाई क्यू था, तो वर्क डन का फॉर्मूला है V क्यू बाई टी। क्या होता है बेटा? V क्यू बाई टी। और Q बाई टी क्या होता है सर जी? होता है I। तो पावर इज VI एंड V इज इक्वल टू IR, तो IR हो गया I स्क्वायर R। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर के फॉर्मूले क्या है बेटा? सबसे पहला फॉर्मूला है VI, दूसरा फॉर्मूला है ओम्स का लगा करके VI को I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R। और ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों। ये कभी भी लगाओ, ये सीरीज में लगाओ क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, और ये पैरेलल में लगाओ, इंपॉर्टेंट। इजी बकवास हलवा। विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड, जहां पर हमें पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। हमने पूरी कहानी समझ के पूरी कहानी लिख ली है चैप्टर की, हम तैयार हैं जबरदस्त तरीके से। यानी कि अब हम कहां पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि पावर की यूनिट क्या है। पावर की यूनिट है बेटा वॉट। क्या है बेटा? वॉट। और 1 वॉट होता है बेटा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये जूल होना चाहिए आपका कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन ये बहुत पिद्दी सी एनर्जी है,
कुछ और एनर्जी होती है बेटा किलोवाट। 1 किलोवाट होता है बेटा 1000 वॉट, और एक शानदार होता है 1 HP, हमको नहीं आता, सबको आता है यार, 746 वॉट्स। इन्हें भी याद रखिए, सीबीएसई बड़ा मतलब कहते हैं मुरीद है इसका, इस पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आपको याद ही रखना है। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिकल पावर हो चुका है, और अब हम आ चुके हैं मेरे ख्याल से एक और छोटे टॉपिक पे, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। आई होप हम थके नहीं होंगे। आज 70 मिनट की क्लास हुई है, 70 मिनट में चैप्टर खत्म हुआ है, तो हम थके तो नहीं होंगे। तो क्या भाई साहब अभी भी हाउस द जोश? हवा निकल गई सर, हमारी तो आंखें बाहर हो गई। आज लिखना तो ज़्यादा नहीं पड़ा होगा, लेकिन लिखोगे तो मज़ा आएगा, न्यूमेरिकल करोगे तो मज़ा आएगा। अब ये लास्ट टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, इस पर क्वेश्चन बनेगा, सीबीएसई इस पर क्वेश्चन पूछती ही पूछती। सीबीएसई 2024 सबसे लास्ट में रखा है, तो अगर आप बचे हैं अभी तक तो आपके भैया जी 3 नंबर तो पूरे पक्के हो गए इस वाले टॉपिक पे। और इसको बोलते हैं रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब क्या है बेटा, समझना प्लीज, याद रखना। कई बार आपने नोटिस किया होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पीछे लिखा रहता है कि भैया हमने चार्जर लिया अपना, तो चार्जर के डब्बे पे लिखा होता है भैया जी 220 वोल्ट, हमने कहा हाँ लिखा रहता है, और फिर कॉमा लगा के लिखते हैं 100 वॉट। चार्जर का नहीं होता है तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 220 वोल्ट और भाई साहब 100 वॉट ऐसे लिखा होता है। तो कंपनी वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, देख भाई अगर तूने इसे 220 वोल्ट की सप्लाई दी तो भैया पावर कंज्यूम करेगा 100 वॉट। हमें फिर इससे हुआ क्या? इससे यह हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने आपको अपने रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया है। इंपॉर्टेंट, 220 वोल्ट 100 वॉट का मतलब है कि भाई साहब जब 220 वोल्ट की सप्लाई होगी तो पावर 100 वॉट की होगी, यानी रेजिस्टेंस हमें निकाल सकते हैं यहां से, और रेजिस्टेंस इज अ हार्डवेयर, कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जो उसने लगा के दिया है मैन्युफैक्चरर ने, वही का वही लगा रहेगा। तो फॉर्मूला है V²/R होता है पावर, तो पावर का फॉर्मूला है R का फॉर्मूला है V²/P। अब बताओ R की वैल्यू कितनी आती है, सबको याद आना चाहिए सर। 220 वोल्ट इंटू 220 इंटू 220 22 इंटू 2 इतना अपॉन, ये पावर कितनी है, पावर है आपकी 100, तो कितना आ गया 22 का स्क्वायर, तो आ गया 484 ओम्स। रेजिस्टेंस फिक्स है, एकदम फिक्स है। अब अगर आप क्या करो, भैया जी घर में बिजली आई नहीं थी 220 वोल्ट की, कितनी आ रही है सर, 110 वोल्ट की आ रही है, तो पावर कितनी खाएगा? हमने कोई टेंशन नहीं है, हमको हम निकाल लेंगे सर। सर कैसे? अगर रेटिंग पे आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो वो फिक्स हो गया, रेटिंग पे आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो वो हो गया फिक्स। क्या हो गया? रेटिंग पे रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्या हो गया भैया? फिक्स हो गया। यानी क्या फिक्स हो गया भाई साहब? अगर हमने बोला कि 110 वोल्ट पर आपको पावर निकालनी है तो फॉर्मूला लगाइए पावर का, V²/R। V इस बार है 110 वोल्ट, 110 इंटू 110, और R कितना था 484 मत लिखो यार, 22 इंटू 22, दिस विल गिव यू पावर। देखिए 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 100/4 25 वॉट करेगा भाई साहब। पोटेंशियल आधा हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब? गुड इवनिंग, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसे हो भाई साहब? तो भैया क्या हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब? रेजिस्टेंस से आपको पावर मिल गया है, इसीलिए रेटिंग के क्वेश्चन जबरदस्त होते हैं। आइए लास्ट स्लाइड है मेरी आज की, और ये लास्ट स्लाइड पर जबरदस्त होना चाहिए कहानी। इस क्वेश्चन आपके सामने है एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। देखते हैं आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो बाय द एंड आपको कमेंट में लिख के आना इसका आंसर क्या है। ये भी एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2024 का। तो मेरे बच्चों कितना हो गया, आधा 1 घंटा 10 मिनट, 6 मिनट छोड़ दो, 1 घंटा 70 मिनट। तो 70 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी का हो गया काम तमाम, और मेरे ख्याल से बच्चे का भी हो गया ऐश। तो क्यों ना जाते जाते इस पर कमेंट करके जाएं कि हाँ सर मजा आ गया।
अब अगला चैप्टर कौन सा, मैं देखो मैंने जो प्लान बनाया है उस पर जरूर जाओ, अगला चैप्टर जो बोला है वो भी जरूर करो, लाइफ प्रोसेस भी आज कर लेना चाहिए था, अगर कर लिया अच्छी बात है, जितना हो जाए उतना भला यार, जितना हो जाए। अब ऐसा नहीं मर छाती फाड़ लेनी कि हमको तो अंग्रेजी करनी है, आपने फिजिक्स दे रखी है, फिर बायो भी दे रखी है, मेरा मन सोशल साइंस की तरफ भी आ रहा है, जितना हो पाए हौले हौले हो जाए, मस्त है। मैं तेरा केवल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी में जाओ तो तुम्हारा फिजिक्स खत्म है, आधी केमिस्ट्री खत्म है, आओ लड़ो हमसे भाई साहब। कार्बोनेट्स कंपाउंड का भी वन शॉट रिकॉर्ड हो रहा है, वो लाइव नहीं होते हुए रिकॉर्डिंग पे मिलेगा आपको। तो भाई साहब मिलते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई देख, जनता को भला होना चाहिए, करना क्या है कि आपको प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, पीयूष प्लीज डोंट स्पैम, बहुत मारूंगा तो पटक पटक के मारूंगा पीयूष अगर स्पैम करेगा तो। मैंने क्या बोला कि ध्यान देने वाली बात है बेटा, जाने से पहले इसको एज फार एज पॉसिबल अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर रोज 5:30 से 6 के बीच में आई विल बी लाइव, और वो लाइव में आपको अगर समय अलग चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता दो बेटा कि आप लाइव क्लास अलग दिखना चाहते हो और उसका समय ये होना चाहिए। अगर वो मैं मेरे लिए सुटेबल हुआ तो मैं जरूर उसके लिए आपको हेल्प करूंगा। पर दोस्तों को बताया, इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर चाहिए तो लिख के जाओ हाँ सर पीडीएफ चाहिए। और सर जी क्या इसके क्वेश्चन वाली असाइनमेंट वाली शीट चाहिए, तो टेलीग्राम क्यों ज्वाइन नहीं किया अभी तक, टेलीग्राम पे जाइए, इसकी शीट भी मिल जाएगी। ये आधे घंटे बाद होगा तो तब तक आप ज्वाइन कर लीजिए, ये अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। दोस्तों को शेयर कर डालना भाई साहब, सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी करना है कर डालना। ऑल द बेस्ट, फोड़ेगा हर बच्चा फोड़ेगा। बाय बाय। अच्छा, there is a question by a girl, I will answer that question at the end. If the current through a resistor is increased by 100%, the increase in power dissipated will be, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दे। करंट मान लो I था और 100% इंक्रीज हो गया। अब 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है समझना। पहले I था, रजिस्टर वही पुराना था, ठीक है भाई, तो पावर का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता है ना, टी तो हाइट, आई स्क्वायर आर पहला फॉर्मूला। अब क्या हुआ, इसी सर्किट में से हमने 100% करंट बढ़ा दिया, यानी जो नया करंट है I डैश वो I प्लस 100% ऑफ I कितना हो गया, I प्लस 100/100I बराबर 2I। तो नई पावर कितनी होगी बच्चे, नई पावर हो गई 2I का स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया 4I स्क्वायर आर इज नई पावर। आपने पूछा है द इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन पावर परसेंटेज में कितनी होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज, वैसे तो 300% है, लेकिन कैसे आया, ये आया फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100। तो बेटा 4I स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर बटे आई स्क्वायर आर इंटू 100 कितना है बेटा, 300% राइज। इट विल बी 300% राइज इन पावर। वेरी गुड क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ऑल द बेस्ट हर बच्चे को, तालियां होनी चाहिए भाई साहब, मजा आया तो, और सब्सक्राइब करना ही करना है और शेयर भी करके जाना है। बाय बाय, मिलते हैं एक और जोरदार वन शॉट में और पूरा सीबीएसई उड़ा के रख देंगे। बाय बच्चों। बाय बच्चों।